Good morning, students. This is your political science class, and today's our topic is resource geopolitics. Means दुनिया में रिसोर्स का कितने रिसोर्स का के ऊपर किस कंट्री का कितनी पावर है कि वो कितने रिसोर्सेज को मेंटेन कर सकता है, अपने अकॉर्डिंग रेगुलेट कर सकता है। पेज नंबर है 128। रिसोर्स जियोपॉलिटिक्स इज ऑल अबाउट हु गेट्स व्हाट, मींस किसको कितने रिसोर्स मिलते हैं, व्हेन कब मिलते हैं, किस टाइम पीरियड में, वेयर किस रीजन में, मींस किस एरिया में, एंड हाउ और कैसे मिलते हैं। रिसोर्स हैव प्रोवाइडेड सम ऑफ द की मींस एंड मोटिव्स ऑफ ग्लोबल यूरोपियन पावर एक्सपेंशन। रिसोर्स की जो दुनिया में आपने पता है यूरोपियन कंट्रीज का ज़्यादा से ज़्यादा पूरी दुनिया में कोलोनाइजेशन से उन्होंने बहुत सारे देशों को अपने गुलाम बना लिया था, तो उनकी पावर जब एक्सपेंड हुई तब जाकर रिसोर्स को भी यूटिलाइजेशन या उनका एक्सप्लॉयटेशन बहुत ज़्यादा हुआ। They have also been the focus of interstate rivalry. Western geopolitics thinking about resources has been dominated by the relationship of trade, war and power. तो इन वेस्टर्न कंट्रीज का मानना था कि रिसोर्स उस कंट्री के पास ज़्यादा रहेंगे जो ट्रेड ज़्यादा से ज़्यादा करेगा, युद्ध ज़्यादा से ज़्यादा जीतेगा और जिसकी ताकत ज़्यादा होगी दुनिया में। एट द कोर ऑफ विच वेयर और सीज रिसोर्सेज एंड मैरीटाइम नेविगेशन, तो जो अपने कंट्री से मतलब ओशनिक रूट से नेविगेट करके दूसरे कंट्री में जा सकता था और रिसोर्स को कंट्रोल कर सकता था, इनकी ऐसी थिंकिंग थी। सिंस सी पावर इटसेल्फ रेस्टेड ऑन एक्सेस टू टिम्बर, नेवल टिम्बर सप्लाई बिकेम ए की प्रायोरिटी फॉर मेजर यूरोपियन पावर्स फ्रॉम द 17th सेंचुरी ऑनवर्ड। तो जब 17th सेंचुरी से ये यूरोपियन कंट्रीज ओशनिक रूट से एक देश से दूसरे देश में जाने लगे, अपने कंट्री से दुनिया के दूसरे कंट्रीज में जाने लगे, तो इन्होंने रिसोर्सेज पे अपना कब्जा करना शुरू कर दिया था। क्रिटिकल इंपॉर्टेंस ऑफ इंश्योरिंग uninterrupted supply of strategic resources, in particular oil, was well established both during the First World War and the Second World War। तो ये कह रहा है जब ये कंट्री जाने लगे तो फर्स्ट और सेकंड वर्ल्ड वॉर के टाइम पीरियड में ऑयल की सप्लाई बहुत ज़्यादा हुई, ठीक है। थ्रूआउट द कोल्ड वॉर द इंडस्ट्रियलाइज्ड कंट्रीज ऑफ द नॉर्थ अडॉप्टेड ए नंबर ऑफ मेथड्स टू इंश्योर ए स्टेडी फ्लो ऑफ रिसोर्सेज। तो कोल्ड वॉर के दौरान भी इन वेस्टर्न कंट्रीज ने या नदर्न कंट्रीज ने, क्योंकि इसमें रशिया भी आ गया, तो नदर्न कंट्रीज ने अपने कंट्रीज में बाकी कंट्रीज से रिसोर्स की सप्लाई को ऐसे ही मेंटेन किया। दीज इंक्लूडेड द डिप्लॉयमेंट ऑफ मिलिट्री फोकस नियर एक्सप्लॉयटेशन साइट्स एंड अलोंग सी लेन्स ऑफ कम्युनिकेशन। तो इसमें क्योंकि कोल्ड वॉर में दो सुपर पावर थी दुनिया में, दो ताकत सबसे बड़ी थी, बाकी बहुत सारे कंट्रीज उसमें से किसी एक गुट के साथ थे, तो इन्होंने मिलिट्री फोर्सेज को अपने एक जगह से दूसरी जगह पर भेजा और रिसोर्स को एक्सप्लॉइट किया। द स्टॉकपिलिंग ऑफ स्ट्रेटेजिक रिसोर्सेज एफर्ट्स टू प्रोप अप फ्रेंडली गवर्नमेंट्स इन प्रोड्यूसिंग कंट्रीज एज वेल एज सपोर्ट टू मल्टीनेशनल कंपनीज एंड फेवरेबल इंटरनेशनल एग्रीमेंट्स। तो इन्होंने रिसोर्स को अपने अकॉर्डिंग मैनेज करने के लिए कुछ इंटरनेशनल जो लॉ बनाए जो इनके फेवर में थे, ठीक है, क्योंकि बाकी कंट्रीज की उस टाइम पे इतनी पावर नहीं थी। बाकी बहुत सारे जो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज थे वो न्यूली इंडिपेंडेंट थे और उनका पहले ही बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉयटेशन हो चुका था। ट्रेडिशनल वेस्टर्न स्ट्रेटेजिक थिंकिंग रिमेन्ड कंसर्न विद एक्सेस टू सप्लाईज विच माइट बी थ्रेटेंड बाय द सोवियत यूनियन। बाकी वेस्टर्न कंट्रीज को सोवियत यूनियन से भी कुछ खतरा था कि वो रिसोर्स की सप्लाई को रुकवा सकता है, क्योंकि उसकी पावर बहुत ज़्यादा थी, तो और उसके साथ भी बहुत ज़्यादा कंट्रीज थे। ए पर्टिकुलर कंसर्न वाज वेस्टर्न कंट्रोल ऑफ ऑयल इन द गल्फ एंड स्ट्रेटेजिक मिनरल इन सदर्न एंड सेंट्रल अफ्रीका। एक उस टाइम पीरियड में वेस्टर्न कंट्रीज का गल्फ जो खाड़ी के देश हैं, जहाँ पर दुबई है, सऊदी अरबिया है, इन देशों के तेल पर कंट्रोल और बाकी साउथ एंड सेंट्रल अफ्रीका के मिनरल्स मतलब वहाँ की खानों पे भी कंट्रोल था। आफ्टर द एंड ऑफ कोल्ड वॉर एंड द डिसइंटीग्रेशन ऑफ सोवियत यूनियन, द सिक्योरिटी of supply continues to worry government and business decision with regard to several minerals, in particular radioactive materials। उसके बाद सोवियत यूनियन के डिसइंटीग्रेशन के बाद भी ये जो सप्लाई थी बहुत सारी बिजनेस से रिलेटेड मिनरल्स की और रेडियो एक्टिव मिनरल्स की, ये ऐसे ही कंटिन्यू रही। हाउएवर ऑयल कंटिन्यूज टू बी द मोस्ट इम्पोर्टेंट रिसोर्स इन ग्लोबल स्ट्रेटजी। धीरे धीरे जब ट्रांसपोर्टेशन, कम्युनिकेशन और ट्रांसपोर्ट के जो मेथड्स आ गए, मीडियम आ गए, बहुत बड़े बड़े साधन आ गए,
तो उसके बाद ऑयल की इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा बढ़ गई, और इंडस्ट्रियलाइजेशन जो इतना ज़्यादा स्पीड से हुआ, इंडस्ट्रियलाइजेशन में भी इंडस्ट्रीज के लिए भी ऑयल की इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा बढ़ गई। द ग्लोबल इकोनॉमी रिलीड ऑन ऑयल फॉर मच ऑफ द 20th सेंचुरी एज ए पोर्टेबल एंड इंडिस्पेंसेबल फ्यूल। 20th सेंचुरी में मीन्स 1901 से 2000 तक दुनिया की इकोनॉमी तेल पे पूरी तरह से डिपेंड हो गई। द इमेंस वेल्थ एसोसिएटेड विद ऑयल जनरेट्स पॉलिटिकल स्ट्रगल्स टू कंट्रोल इट। इस ऑयल पर कंट्रोल करने के लिए दुनिया में लड़ाइयाँ होनी शुरू हुई। एंड द हिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम इज ऑल्सो द हिस्ट्री ऑफ वॉर एंड स्ट्रगल। तो पेट्रोल को लेकर भी जो इतिहास बना वो लड़ाई और झगड़े का इतिहास बना, क्योंकि उस ज़्यादा से ज़्यादा कंट्री उस पर अपनी अथॉरिटी चाहते थे। Nowhere is this more obviously the case than in West Asia and Central Asia। वेस्ट एशिया और सेंट्रल एशिया में भी ऐसा ही हुआ। वेस्ट एशिया स्पेसिफिकली, द वेस्ट एशिया आप जानते हो जहाँ पर दुबई है, गल्फ कंट्रीज हैं, सऊदी अरबिया है, ओमान है, यमन है, कुवैत है, ठीक है, ईरान, इराक। वेस्ट एशिया स्पेसिफिकली द गल्फ रीजन अकाउंट्स फॉर अबाउट, अब ये आपको ध्यान रखना है, वेस्ट एशिया की इकोनॉमी इतनी ज़्यादा, मतलब वो देश इतने ज़्यादा अमीर क्यों, क्योंकि वहाँ पर दुनिया का 30% इतने कम एरिया में 30% ऑयल प्रोडक्शन होता है। बट इट हैज़ अबाउट 64% ऑफ द प्लैनेट्स नॉन रिजर्व एंड इज देयर फॉर द ओनली रीजन एबल टू सेटिस्फाई एनी। 30% तो प्रोडक्शन होता है, बट ऐसा माना जाता है कि दुनिया का जितने भी ऑयल रिसोर्सेज हैं उसके रिजर्व मतलब जो अभी तक यूज नहीं हुए हैं, उसके टोटल जितने भी 100% पॉसिबिलिटीज होती हैं उसकी 64% पॉसिबिलिटीज इस एरिया में ही हैं, गल्फ रीजन में ही है, वेस्ट एशिया में ही हैं। सब्सटेंशियल राइज इन ऑयल डिमांड, और आपको पता है अब कंटिन्यूसली ऑयल की डिमांड बढ़ती जा रही है। सऊदी अरबिया हैज़ ए क्वार्टर ऑफ द वर्ल्ड्स टोटल रिजर्व। दुनिया में जितने रिसोर्सेज हैं उसका एक भाग, 4 में से 1 भाग केवल सऊदी अरब के पास है। एंड इज द सिंगल लार्जेस्ट प्रोड्यूसर, और दुनिया में जितना तेल प्रोड्यूस होता है उसमें सबसे बड़ा सऊदी अरबिया है। इराक नॉन रिजर्व आर सेकंड ओनली टू सऊदी अरबियास। इराक में जितने रिसोर्सेज हैं वो सऊदी अरबिया के बाद दूसरे नंबर पर है। एंड सिंस सब्सटेंशियल पोर्शन ऑफ इराकी टेरिटरी आर येट टू बी फुली एक्सप्लोर्ड देयर इज ए फेयर चांस दैट एक्चुअल रिजर्व्स माइट बी फार लार्जर। और ऐसा हो सकता है कि जितने रिसोर्सेज माने जा रहे हैं एक्चुअल में उससे भी ज़्यादा रिसोर्सेज हो सकते हैं। द यूनाइटेड स्टेट्स, यूरोप, जापान एंड इंक्रीजिंगली इंडिया एंड चाइना विच कंज्यूम दिस पेट्रोलियम आर लोकेटेड एट द कंसिडरेबल डिस्टेंस फ्रॉम द रीजन। जो यूनाइटेड स्टेट्स, यूरोप के देश, जापान, इंडिया, चाइना जिन के यहाँ तेल की डिमांड बहुत ज़्यादा है वो इस रीजन से वैसे ही थोड़े से दूर पड़ते हैं, ठीक है। वाटर इज एन अनदर क्रूशियल रिसोर्स दैट इज रिलेवेंट टू ग्लोबल स्टेट्स ऑब्जेक्शन टू पोल्यूशन, एक्सेसिव irrigation or the construction of dams by an upstream state which might decrease or degrade the quality of available water to downstream state। जो वर्ल्ड जियोपॉलिटिक्स में एक दूसरा रिसोर्स जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता है वो पानी है, जिसको लेकर भी आज के टाइम पे डिस्प्यूट चल रहे हैं। जो वाटर का पोल्यूशन कंटिन्यूसली बढ़ता जा रहा है इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से, डैम मेकिंग की वजह से, ठीक है, जो हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन लगाने के लिए नदियों पे डैम बनाए जा रहे हैं। स्टेट्स हैव यूज्ड फोर्स टू प्रोटेक्ट और सीज फ्रेश वाटर रिसोर्सेज। तो जो ताकतवर देश हैं वो अपने देश के ओवरसीज मतलब अपने देश के बाहर के पानी को अपने अंडर करना चाहते हैं, ठीक है। एग्जांपल्स ऑफ वायलेंस इंक्लूड दोज बिटवीन इजराइल, सीरिया, टर्की, दोज बिटवीन इजराइल, सीरिया and Jordan in 1950s and 1960s over attempts by each side to divert water from the Jordan and Yarmouk rivers। तो 1950s और 60s की जो जॉर्डन, सीरिया और इजराइल के बीच की पानी को, जो दो नदियां हैं जॉर्डन और यारमुक नदी के पानी को अपनी तरफ मोड़ने की वजह से लड़ाइयाँ हुई हैं, वो इसके एग्जांपल आप देख सकते हो। एंड मोर रिसेंट थ्रेट्स बिटवीन टर्की, सीरिया एंड इराक, और बाद में टर्की, सीरिया और इराक के बीच में भी यूफ्रेट्स नदी के ऊपर डैम बनाने की वजह से लड़ाई हो रही है। ए नंबर ऑफ स्टडीज शो दैट कंट्रीज that share rivers and many countries do not share rivers are involved in military conflicts with each other।
तो जिन देशों के पास नदियां हैं या जिन देशों के पास नदियां नहीं हैं, वो देश भी एक दूसरे के अगेंस्ट लड़ाई कर रहे हैं पानी पर कंट्रोल को लेकर। एक ऊपर कार्टून में ये 3 जो शेख पेट्रोल द किंग ऑफ लैंड ऑफ ब्लैक गोल्ड, ये आप खुद पढ़ लेना, इसमें कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है कि यहाँ पर इंपॉर्टेंट वर्ड है। ऑयल प्रोवाइड्स द एनर्जी ऑफ 95% ऑफ वर्ल्ड्स ट्रांसपोर्टेशन नीड्स। तो दुनिया में ट्रांसपोर्टेशन की नीड को पूरा करने के लिए 95% एनर्जी कहाँ से आती है? ऑयल से आती है। द होल इंडस्ट्रियलाइज्ड वर्ल्ड सर्वाइव ऑन पेट्रोलियम। दुनिया की पूरी पेट्रोलियम इंडस्ट्रीज, दुनिया की सभी इंडस्ट्रीज पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स पे के बेस पे सर्वाइव कर रही है, इसलिए इस ऑयल रिसोर्सेज की इंपॉर्टेंस इतनी ज़्यादा है। ठीक है, उसके बाद आपका एक टॉपिक रहता है, ये कल सैटरडे को कंप्लीट हो जाएगा और मैं क्वेश्चन आंसर्स भेज दूंगा। आज बीच में एक वर्ड और आया था, मैंने शायद देखा नहीं कहाँ पर आया था, ये रहा, नियो कॉलोनियलिज्म। नियो कॉलोनियलिज्म क्या होता है? आज के टाइम में देखो, पहले कॉलोनाइजेशन क्या था? एक देश ने ट्रेड करके दूसरे देश को गुलाम बना लिया। नियो कॉलोनियलिज्म क्या है? आज के कंट्रीज जो अपना कल्चर, जो अपना मल्टीनेशनल कंपनीज दूसरे देशों में एस्टेब्लिश करके उन देशों को उन चीज़ों के आदी बना रहे हैं। जैसे लोग पिज़्ज़ा खाने के, बर्गर खाने के, बाहर की कंपनीज हैं उनके मटेरियल्स को लेने के जो हैबिचुअल होते जा रहे हैं, तो उसको बोल रहे हैं न्यू कॉलोनियलिज्म की। ऐसे तो धीरे धीरे किसी कंट्री में सारा सामान बाहर के कंट्रीज का ही बिकने लग जाएगा, तो वो अपने आप में ही न्यू कॉलोनियलिज्म में आ जाएगा कि वो एक गुलाम हो गया। बेशक गुलाम डायरेक्टली गुलाम नहीं हुआ, बट इनडायरेक्टली तो हो ही गया। हर चीज़ दूसरे कंट्री की बिकेगी, हमारे देश में चाइना की बिकेगी, तो फिर हमारा देश कहाँ से प्रोडक्शन करेगा और कहाँ से फिर उसके पास पैसे आएंगे? तो ये न्यू कॉलोनियलिज्म है। इसकी डेफिनेशन मैं आपको अभी व्हाट्सएप करता हूँ। ठीक है, तो कल आपका चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, क्वेश्चन आंसर्स में भेज दूंगा आपको। एक लेक्चर बीच में वो छूट गया था जो दोबारा डाला था, हो सकता है आज ही इसको कंप्लीट कर दें। आप व्हाट्सएप पे मैसेज कर देना ग्रुप में, आज ही कर देंगे। फिर कल क्या करेंगे, क्वेश्चन आंसर्स को डिस्कस कर लेंगे। यदि आप चाहते हो तो, और आपको खुद करने हैं तो आप बता देना, जैसे आपकी मर्जी।